Sir, you have motivated people by being a living example, by sharing your expertise and knowledge. I'm sure the parents over here will also be motivated. I'm profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Dr. Devinder Balhara, who is also known as the proud father of the Wonder Kid of India, Yashasvi Balhara. He is a trainer of many other Wonder Kids, a teacher trainer, an innate evaluator, and one of the best counselors of India. Let's welcome our guest with a big round of applause. I request Inda sir to welcome both our chief guests with the planters. On behalf of the management, I thank Dr. Balhara and Mr. Surinder for providing their gracious presence to join us today to enhance our joy and excitement for the new steps of parenting and education. Now, I request Dr. Devinder Balhara to start the seminar and share his wisdom with all of us. Thank you. अभी हम कुछ देर पहले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर मलिक आपसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी बता रहे थे बच्चों से रिलेटेड, और मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं बड़े अरसे से आप लोग फेस कर रहे हैं पेरेंट्स, कोई एक दिन की तो बात है नहीं ये, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप फेस कर रहे हैं, किसी भी स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, आप लोग पेरेंट्स आपस में जब बात करते हैं तो इसी तरह के सारे वार्तालाप आप लोग करते हैं कि बच्चों से जुड़ी हुई जब भी बात होती है लगभग इसी तरह की बातें होती हैं. डोंट यू फील लाइक दैट? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ये लगता है जब आप लोग बात कर रहे होते हो ना, तो हर एक पर्सन जब भी बता रहा होता है उसका कारण साथ के साथ बता रहा होता है ना? यार ये तो बच्चे मोबाइल ने बिगाड़ दिए, ये तो टीवी ने बिगाड़ दिए, सोसाइटी ही ऐसी है, स्कूल ही कुछ नहीं कराता है, टीचर्स ही ऐसे हो रखे हैं, स्कूल वाले भी बता देते हैं जी पेरेंट्स ही ऐसे हैं, वो टाइम ही नहीं देते हैं, हम क्या करें. सारे के सबके पास सॉल्यूशंस भी हैं मुझे लगता है. फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हालात हमारे रोज की रोज खराब ही होते जा रहे हैं? ऐसा हो रहा है, लग रहा है आपको? आज से अगर 20 साल पहले आप अपने स्कूलिंग की बात करो या उसको याद करो तो आपको क्या लगेगा? क्या पहले माँ बाप का बच्चे के साथ रिश्ता बेहतर होता था या अब बेहतर होता है? पहले बेहतर होता था. पहले बोलने की भी मुझे लगता है पहले बोलते भी नहीं थे बच्चे माँ बाप के साथ इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट करते थे. आज खुल के बोलते हैं लेकिन आज उनकी बातचीत में रिस्पेक्ट कम नजर आता है. आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, हो सकता है कि हमारी जो न्यूक्लियर फैमिलीज है ये अभी आप ना फोन बंद कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा. क्योंकि आप लोग अगर अपने पास वाले के साथ बैठे हुए या फोन है वो आपके साथ हमेशा रहेगा. जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा आपके बीच में आऊं. अगर आप फोन को छोड़ देंगे तो शायद दोबारा भी आ जाऊं. एक आप साइलेंट पे कर सकते हैं, चलिए कर लीजिए, आप इजी हो जाइए, कोई दिक्कत, मुझे कोई जल्दी नहीं है. आपकी बातें जब खत्म हो जाए आपस में तो आप आराम से बैठ सकते हैं. That's a kind request to all the parents present over here. If they can switch off the mobiles or they can put the mobile on silent mode.
हो सकता है आज कुछ ऐसी बातें पता चल जाए हमें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों का हमें हल दे दें. So let's listen him carefully. Thank you. मैम, एक बड़ा सवाल ये है कि ये मुझे क्यों सुने? नहीं, देखिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम टीचर्स को भी है बच्चों के साथ कि सुनते नहीं हैं, माँ बाप को भी है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, और यही प्रॉब्लम मुझे अगर आपके साथ हो रही है कि सुनोगे नहीं मुझे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका अगर ये एहसास मुझे हो गया कि आप लोग मुझे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और मुझे ये पता चल गया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है? मुझ में कमी है। जब मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं इस बात के लिए कि आप मुझे सुनो, तो मुझ में कमी है, सीधी सी बात है। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगेगी और आपको लगेगी आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी हूं, कितना ही बड़ा आदमी हूं, कहीं पर भी जाता हूं, कुछ ही करता हूं, मेरा बेटा कुछ भी करता हो, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको क्या दे रहा हूं? सिंपल फंड है ना। तो आप मुझे क्यों सुने? ये वाजिब सवाल है। और अगर इस सवाल को स्कूल समझ ले और पेरेंट समझ ले, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप जब कभी कार खरीदते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है काम वाली बाई से पूछते होंगे कि कौन सी कार लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो हमारे घर का, नहीं? हाँ जी, है ऐसे? बाई तो होनी चाहिए, पर पूछते हैं आप लोग बाई से? नहीं? जो घर में कूड़ा उठाने आता है उससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं आप जब कोई कार खरीदनी है, कोई बाइक या कुछ नई चीज खरीदनी? क्लोज पर्सन से पूछते हैं, जिसने पैसे देने होते हैं उससे, जो अच्छा सजेशन दे दे। कौन देगा आपको अच्छा सजेशन? जो ऑलरेडी यूज कर रहा हो, या तो जो यूज कर रहा हो, या फिर उसके पास कोई स्पेशलिटी हो, या तो हम कार की एजेंसी में जाएंगे, वहां की जो एजेंसीज हैं, मैं अगर ऐसे बोलूं तो ऐसे समझ आ रहा है? यहां से नहीं आएगा? अच्छा, ओके, ठीक आ रही है आपको? वॉइस ठीक आ रही है? कान में तो नहीं बज रही? क्लियर है? ठीक है। तो सवाल ये है कि आप या तो किसी ऐसे दोस्त से पूछोगे जो पहले वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पास कार हो, उसने 1-2 कार बदल ली हो, या फिर आप एजेंसी जाएंगे, टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे, देखेंगे मेरा बजट कितना है, और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर से तो नहीं पूछते कौन सी कार लेनी चाहिए। और जब पेट दर्द होता है या बीमारी कोई होती है तो फिर एजेंसी तो नहीं जाते, फिर डॉक्टर के पास लेते हैं। जब घर में पेंट करना है तो क्या करते हैं? तब पेंटर के पास जाते हैं। सारी सलाह एक ही आदमी तो नहीं देता ना। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हो तो कैसे पढ़ाना शुरू करते हो? पढ़ाना कैसे शुरू होता है? चलो मैं बता देता हूं, शायद आप लोग इत्तेफाक रखें, कोई नहीं रखेगा तो वो देख लीजिएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्कूल डिसाइड करते हैं। जब वो पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही कर लेते हैं डिसाइड, लेकिन हमें पता होता है कौन सा स्कूल बढ़िया है। अगर हम करवा पाए तो इस स्कूल में करवाएंगे अपने बच्चे को, ये हमारे दिमाग में होता है ऑलरेडी। उस टाइम पे हमारी क्या इकोनॉमिक हालत है, कहां पर हम रहते हैं, हमारी लोकेलिटी क्या है, आसपास कौन सा स्कूल है, और कुछ सारे फैक्टर्स हैं। आप इंटरेस्टेड नहीं है शायद, हाँ, आप उनको आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, आप पीछे बैठ सकते हो, क्योंकि अभी तक बोरिंग नहीं हुआ हूं मैं। उनको
उसको पता लगा कि हाँ एक सेशन हो रहा है, तो वो मैं भी देखने आया हूँ यहाँ पे कि हो क्या रहा है, कह क्या रहे हैं, है ना। आप डिस्टर्ब करेंगे तो मेरा टाइम कहीं और भी लगा होगा, कुछ हटा के मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ एजुकेशन मिनिस्ट्री की। तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब अगर कम करें। नहीं, डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा एक्चुअली ना, डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा। वो एक्चुअली मैम जो है ना, वो शायद या तो बच्चे नहीं हैं उनके, या बहुत छोटे हैं, मतलब या भाई बहन पढ़ते होंगे या तो यहाँ पे, तो पता नहीं है शायद उनको, या उनको हाँ कोई बात नहीं, वो पेस पकड़ेंगे जब समझ आएंगे। क्योंकि जिनके साथ आप बात कर रहे हो वो आप उनके साथ ही रहते हो। आप आज नहीं बात कर पाओगे तो कल कर लेना, परसों कर लेना। जब मान लीजिए 15 मिनट मुझे बोलते हुए हो जाए, उसके बाद आपका मन करे तो आप बात कर सकते हो आपस में, फिर दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर इसका मतलब यह है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, फिर इसका यह मतलब है कि मैं आपको अपना मैसेज नहीं दे पा रहा ठीक से, फिर वो मैं समझता हूँ वो मेरी गलती है। शुरू ही नहीं करोगे अगर सुनना, फिर मेरी गलती नहीं है। पहले तो शुरुआत तो कर लीजिए, है ना। तो हम लोग स्कूल शुरू करते हैं, स्कूल ढूंढना शुरू करते हैं इनफैक्ट, और हमारे स्कूलों में एडमिशन का एक प्रोसेस है, प्राइवेट स्कूलों में स्पेशली, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में खड़ा हूं तो हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे। प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन प्रोसेस है, या तो लिमिटेड सीट्स हैं, या जितनी सीट उनके पास है उससे ज़्यादा एडमिशन्स हैं, या एक फीस का स्ट्रक्चर है जो फॉलो करते हैं, क्राइटेरिया है, या एक एडमिशन का प्रोसेस है। कई स्कूल ऐसे हैं जो माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जो मतलब बच्चे को देखते हैं कि हमारे पास एडमिशन के लिए ये बच्चा कितना एलिजिबल है, और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं। तो उससे पहले उसकी मम्मा जो हैं, स्कूल में आने से पहले, प्ले स्कूल में जब वो होता है, तो वो चाहती हैं कि ये वो सब चीज़ें सीख जाए, जब वो स्कूल में जाएगा तो इसे काफ़ी सारी चीज़ें पता हो, ताकि ये थोड़ा एडवांस हो स्कूल में। ऐसा होता है, हमारा थॉट ऐसा रहता है, मुझे लगता है। ये मोर देन 80% लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, बट ये 80% के साथ रहता है। तो जब वो उसको तैयारी करवाते हैं, तो जब वो उसको बता रहे होते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे कि अगर बच्चे को ये पता लग जाए कि मेरी नोज़ी कहाँ है, और मेरी आईज कहाँ है, और मेरे हेड कहाँ है, हेयर कहाँ है, तो उसके बाद घर में कोई भी आता है सबको बताते हैं, बता चाचू को तेरी आईज कहाँ है, बता तेरी नोज़ी कहाँ है ना, चिंटू की नोज़ी किधर है बताओ। और हम वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं उस बच्चे को, एनफोर्समेंट दे रहे हैं कि देख तुझे कितना पता है, उसको शाबाशी भी देते हैं। और हम उस जो आया है गेस्ट, उसको भी बता रहे हैं कि हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि इसको इतनी सी उम्र में पता चल गया। मतलब वो जितनी उम्र में उसको पता होना चाहिए उससे पहले पता होता है सबके बच्चों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखना सिखाते हैं। लिखना सिखाने का क्या तरीका होता है कि जब स्कूल भेजे, या फिर हम अपने आप ले आते हैं लिखने वाली कैलीग्राफी की किताबें, कॉपी छोटी सी, और उसमें वो लाइनें डॉट 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 होती हैं, डॉट छोटी छोटी डॉट्स होती हैं, उन डॉट से डॉट को मिलाना होता है, ऐसे होता है, और फिर वो उसके ऊपर बनाता है। सबसे पहले मम्मा कहती है कि लिखो। अब होता क्या है, उससे लिखने के लिए छोटा बच्चा जिसने पहली बार पेन पकड़ा है, जो बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ रहा है, उस बच्चे को पेंसिल पकड़नी नहीं आती है, यू नो, ऐसा होता है ना, उसको पेंसिल नहीं पकड़नी आती है। हम लोग कितनी बार उसको करेक्ट करते हैं पेंसिल दे करके, आप सबने पकड़ाया होगा। मैं बहुत फंडामेंटल चीज समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, हो सकता है आज मैं पूरी बात ना कह पाऊं। रीजन क्या है कि मेरे पास जो मटेरियल है आपको बताने के लिए, वो करीब करीब 9-10 घंटे का तो है। अब 9-10 घंटे के लिए तो आप आए नहीं हो, तो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, 4-5, और फिर हम आपको बहुत जल्दी फारिग कर देंगे। क्योंकि आज आप माइंडसेट वैसा नहीं लेकर आए हैं कि बहुत टाइम हम स्पेंड करें, लेकिन आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि ये इंसान हमारे काम आ सकता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हम आपके काम आ सकते हैं तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, नहीं तो जयराम जी की करके हम अपने घर, आप अपने घर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस पेंसिल को पकड़ना सिखाते हैं। वो सबसे पहले या तो उसको ऐसे पकड़ेगा, या मतलब जैसे भी उसका दिल करेगा ऐसे पकड़े या कैसे पकड़े।
हमारी कोशिश रहती कि जैसे हमने पकड़ा हुआ है ना, वो पहली ही बार में ऐसे पकड़ ले। और इस चक्कर में हम अपने बच्चे को करीब करीब 5 से लेके 10 बार करेक्ट करते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं, वो ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, इसको ना उंगली को ऐसे करो, इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको ठीक करते हैं, है ना? कर रहे होते। मैं अपने पूरे 17 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मोर देन 17,000 फैमिलीज और बच्चों के ऊपर मैं रिसर्च कर चुका हूं, वो बता रहा हूं एक्सपीरियंस आपको। अब ये क्या हो रहा है, हमने चलो पकड़ना सिखा दिया, फिर हम कहते हैं ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर से लाइन खींचो। वो जब लाइन खींचता है तो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, बाहर को जानी जानी है, तो जब बाहर जाती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, इरेज करते हैं, सबसे पहले रब करते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं, इसके बिल्कुल ऊपर से। जब हम उसके ऊपर से ड्रॉ करते हैं फिर वो उस तरफ चली जाती है, फिर हम उसको रब करते हैं, और फिर अगर 3-4 बार भी अगर वो गलत हो जाए तो क्या करते हो, ऐसे नहीं ऐसे, और अगर नहीं कर रहा हो तो फिर हम उसका हाथ पकड़ते हैं और उसका हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, ठीक है, और फिर हो जाता है। देखा बेटा ऐसे करते हैं। चलो अब दूसरा करो, फिर वो दूसरा भी करता है और फिर दूसरे में भी हम लोग यही करते हैं। आपको पता है इससे आप क्या देते हो उनको? ये जो प्रोसेस थी जितनी थी सबके घर में यही हुआ है। इस प्रोसेस से क्या दिया आपने? सिखाया है, उसको सहारा दिया है और ये दिया है, ठीक है। अभी हम इस बात को यहीं पर रख रहे हैं, मैं इसको यहीं आऊंगा दोबारा से, मैं ना आ पाऊं तो मुझे दोबारा यहीं ले आना कि वो लिखने वाली बात का क्या हुआ, ठीक है। हम इससे पहले आते हैं, जन्म पे आते हैं बच्चे की, ठीक है। आप लोग कौन कौन, कितने लोग हैं जो पूर्व जन्म पे यकीन रखते हैं? पिछले जन्म में कौन कौन यकीन करता है? 2 के टूटे हुए से हाथ उठे हैं। चलिए लगभग 7-8 लोग हैं जो पिछले जन्म पर यकीन करते हैं। जो नहीं करते हैं वो कौन कौन है? ये वाले तो कहां गए? चलिए अच्छा, ये कौन कौन यकीन करता है कि जो महाभारत में अभिमन्यु की कहानी है वो सच है कि कहानी है? उसके वो सच है कि अभिमन्यु ने जन्म से पहले सीख लिया था चक्रव्यूह में घुसना या चक्रव्यूह को तोड़ना? इस पे कौन कौन यकीन करता है? नहीं, सभी का ठेका आप मत लीजिए, आप सिर्फ अपना बताइए। हाँ, कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। ओके, और जो नहीं करते? नहीं, जिन्होंने पहली बार नहीं उठाया वो सारे उठाने चाहिए थे ना। ये बेसिक देखिए, मैं इस सवाल से क्या बता रहा हूं आपको, असल में क्या होना चाहिए था कि मैंने 2 सवाल पूछे, कौन कौन अभिमन्यु की कहानी पर यकीन करता है? उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। जो यकीन नहीं करता है, अगली बार बाकियों का होना चाहिए था, अगली बार बाकियों का होना चाहिए था। बीच का तो सवाल बनता ही नहीं ना, या तो आप करते हो या आप नहीं करते हो। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आपको कैसा बना दिया कि आप जिस पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं आपको ही नहीं पता, है ना। ये आपकी परवरिश का नतीजा बता रहा हूं मैं आपको। बचपन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने देखी भी हो, शायद कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो शायद एग्जिस्ट नहीं करते, या आपके पता नहीं आपके यहाँ होती है कि नहीं, पर हमारे वहां जहां मैं जाता हूं वहां होती है। कोको बाऊ होती है। डराते हैं ना, छोटा कोको ले गई, बाऊ ले गया, कि ये छुप गई तो कहां गया, कोको ले गया, ऐसे करके होता है ना। एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, नहीं बेटा उधर नहीं जाना, बाहर मत जाओ, चोट मत लग जाएगी, चोट लग जाएगी, बाहर मत जाओ, कोई उठा के ले जाएगा, बाऊ आ जाएगा। आप क्या देते हो इसके जरिए? आपने यहां डर दिया। आप इस बात से सहमत हैं कि आपने डर दिया?
हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, इस पे कौन कौन यकीन करता है? आप सारों का मत लीजिए ना, आप सबकी जिम्मेदारी मत लीजिए। आप यकीन करते हैं कि हमें बच्चों को संस्कार देने चाहिए, और आप में से कौन कौन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है? फिर सबका लग गए आप करने। आप अपना अपना बताइए ना। आप सभी संस्कार देते हैं। आपसे पहले वाली पीढ़ी ने भी तो दिए होंगे अच्छे संस्कार, फिर हालात खराब क्यों हुए? कोई माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी कहता है कि बेटा तू चोरी करना, तू झूठ बोलना, तू मतलब सिगरेट पीना, दारू पीना, हुड़दंग करना, रेप करना, ऐसा कुछ करता है? कोई बताता है? नहीं। फिर क्या है ऐसा जिसकी वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं? किसने बनाया? आसपास का एटमॉस्फेयर। आसपास कौन है? आसपास जो माँ बाप है या आसपास जो बच्चे, उनके माँ बाप उनको सिखाते हैं उल्टा। हाँ जी, फ्रेंड सर्कल के उनके माँ बाप सिखाते हैं उनको उल्टा काम। हाँ जी, मीडिया वालों के माँ बाप बताते हैं कि तुम ये बताओ। तो छुपा के रखनी चाहिए चीजों को। तो इसका मतलब आप लोग मीडिया तो आप ही देखते हैं। अखबार मंगाना बंद कर दोगे तो अखबार वो चीजें छापना बंद कर देगा। मूवीज देखना बंद कर दो तो आप ही करते हो ना, देते हो। तो मीडिया तो गलती नहीं है ना। तो वो गलत थी या सही थी? आज सही है। कौन? मैं बताता हूं, देखिए मैं बताता हूं। बहुत सही है, हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, और अगर आप सहमत हो तो सहमत होइएगा, नहीं हो तो जबरदस्ती मत मानिएगा, ठीक है? अगर आपको लॉजिक क्लियर हो तो। एक बच्चा अभिमन्यु की कहानी पर जो यकीन करते हैं या नहीं यकीन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने वो सिर्फ इसलिए पूछा था कि मैं आपको ये बता रहा था कि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि आप अपनी यकीन करी हुई बात पे हाथ खड़े कर सको। फिर भी आप दूसरों को देख रहे हो कि उठाने वाले ज्यादा हैं कि ना उठाने वाले ज्यादा हैं, ठीक है? चलो, लेकिन आप यकीन चाहे ना करो, लेकिन ये बात पक्की है कि बच्चा और उसका दिमाग जन्म से पहले तैयार हो जाता है, क्योंकि दिमाग पूरा सेटल, पूरा माइंड के अंदर, मतलब खोपड़ी के अंदर बन के तभी बाहर बच्चा आएगा दुनिया के अंदर, ठीक है? और मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम मदर्स बैठी हुई हैं, तो आपको पता भी होगा कि किसी खास मौके पर बच्चा जब प्रेगनेंसी के दौरान हिट करता है कि जब मैं ये खाती हूं, मांगती हूं, बोलती हूं या ऐसा सुनती हूं तो मुझे महसूस होता है जैसे इसको पता है। इसका मतलब वो सेंस जा रही है। अब एक पॉइंट पे ये सोचिए कि बच्चा पैदा हो गया, अब वो हमारे घर में है, अब वो चीजें कैसे सीखता है? मान लीजिए दो आदमी यहां पर बात कर रहे हो आपस में, और वो आपकी भाषा ना हो, मान लीजिए वो आपकी भाषा ना हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना समझे भी आप ये जरूर बता सकते हो कि वो लड़ रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से में, या एक बंदा दूसरे को समझा रहा है, क्या कर रहा है। समझ सकते हो? ये घर में टीवी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्या आप उसकी सिर्फ आवाज मात्र से ये बता सकते हो कि ये आवाज गुस्सा दिला रही है, इरिटेट कर रही है या खुशी दे रही है? हो जाता है। जब तक बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया, वो सिर्फ दो काम कर रहा है, एक आपको सुन रहा है, एक आपको देख रहा है,
और वो ये देख रहा है कि मेरे पापा मेरी मम्मी से कैसे बात कर रहे हैं और मेरी मम्मी मेरे पापा से कैसे बात कर रही है और वो क्या क्या करते हैं दिन में रात में, सब देख रहा है वो, सब कुछ, एवरीथिंग। पापा अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है, पापा अपने बाप से कैसे बात करते हैं, क्या वो सब कुछ नहीं देखता? शुरुआत के जब तक आपने स्कूल में भेजना शुरू नहीं किया है तब तक उस बच्चे को क्या ये मालूम है कि बराक ओबामा कौन है, उसामा बिन लादेन कौन है, या कौन सी एजुकेशन दुनिया में है, उसको मालूम है क्या? मुझे तो नहीं लगता उसको मालूम है। 3-3 साल के बच्चों पे रिसर्च करी हमने उनसे पूछा, बेटा बड़े होकर शादी करोगे? वो बोलते हैं हाँ करेंगे। जो बोलते हैं ना कि हाँ करेंगे, तो हम उनसे पूछते हैं कि बड़े होकर शादी करोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, अपनी बीवी को पीटा करूंगा, अपनी बीवी से झगड़ा किया करूंगा, अपनी बीवी के साथ घूमने जाया करूंगा। अलग अलग जवाब है अलग अलग बच्चों के। जो ज्यादा घूमते हैं उनके बच्चे कह रहे हैं हम बड़े होकर घूमने जाया करेंगे अपनी बीवी के साथ। जो फिल्म देखने जा रहा है वो फिल्म देखने जा रहे हैं। वो 3 साल का ही है, उसको कुछ संस्कार नहीं मिले किसी से, उसने अभी तक मूवीज देखना भी शुरू नहीं किया, उसको समझ में भी नहीं आती वो चीजें, वो शब्द हैवी से संस्कारों वाले, एजुकेशन वाले। लेकिन उसको मालूम है कि जीवन जीने का ये तरीका होता है, माँ बाप से बात करने का ये तरीका होता है। आपने 3 साल के बच्चे को अपने दादा से वैसे ही बात करते देखा होगा जैसे आप बात करते हो, सेम डायलॉग डिलीवरी देखा है? एक भी नहीं होगा जिसने नहीं देखा है। उस 3 साल के बच्चे को किसने एजुकेशन दी भला? क्योंकि जो आपकी टोन है, जो आपका बात करने का तरीका है, वो पिछले 3 साल से नोटिस कर रहा है, वो देख रहा है कि ये तरीका होता है जिंदगी जीने का। क्योंकि उस दौरान में वो कहीं भी नहीं गया है, तब तक वो स्कूल भी नहीं आया है, वो ये जान चुका है कि ऐसे बात करनी होती है, और ये आप उसको बता चुके हो, और यही संस्कार होते हैं। बताने के बाद किसी को आज तक बताई हुई बात किसी को समझ में आई क्या? अब आप लोगों को सबको आपके पेरेंट्स ने बताया होगा ना, बेटा अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के बड़े इंसान बनेंगे। तो मुझे बताइए कितने कलेक्टर बैठे हुए हैं यहां पर? सभी के माँ बाप ने बताया होगा ना। कोई कहता है कि आप मत पढ़ा करो, तो कितने कलेक्टर्स बैठे हैं, कितनी कलेक्टरनियां बैठी हैं? है कोई? जैसे कि अब्दुल कलाम, किसी के भी बारे में, उसके तो घर में कोई भी नहीं था हेल्प करने को। क्या आप ये नहीं मानते कि ये सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म है? क्या आप ये नहीं मानते कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है? आई एम टॉकिंग अबाउट 80% पीपल। हम आपके बारे में भी बात करेंगे, बट हम पहले बात करते हैं, नहीं हम हर पॉइंट पे बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग यहां बैठे हैं और जो लोग यहां नहीं आए हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं। उसका कारण बताऊंगा मैं आपको आखिर तक। मैं यहां आपको यह बता रहा हूं कि आपने जाने अनजाने ही सही, आपको मालूम नहीं था वैसे ही सही, लेकिन आप अपने बच्चे को संस्कार दे चुके हो ऑलरेडी। आप उसको बोलने का तरीका भी दे चुके हो, चलने का तरीका तक दे चुके हो, बैठने का तरीका तक आप उसको बता चुके हो। तो मतलब मीडिया का कोई रोल नहीं ना? अगर हम ये बता दें कि जो बात ये आदमी कह रहा है, मान लो अभी मलिक साहब आपके स्कूल के डायरेक्टर हैं, अब ये खड़ा होके एक बार ये बोल दे कि ये जो बंदा सामने खड़ा है 1 नंबर का चोर और निकम्मा और बदमाश आदमी है, इसकी बात का कोई भरोसा मत करना। कौन मान लेगा मेरी बात? फिर कौन सुनेगा? चलो भी चलते हैं, इसको कौन सुनेगा? ये काम तो आप करोगे ना, कि उस मीडिया को आप कर दीजिए ऐसा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं जो कुछ बोल रहे हैं। वो नहीं मानेगा उन बातों को, लेकिन वो आपको मानता है। पता है आपको वो कितना मानता है, कैसे मानता है? वो तरीका बता रहा हूं। छोटा सा बच्चा
जब किसी ऊंचे रखी शेल्फ पे वो यहां नीचे घूम रहा है, और जब इस मेज के ऊपर कोई सामान रखा है और वो उसके लिए तड़प रहा है, और आप उसको वो उठा करके पकड़ा देते हो, तो आप दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान होते हो। पता है आप उसके लिए सबसे ताकतवर। ऊंची रखी चीज को जैसे ही आप पकड़ाते हो तो आप दुनिया के सबसे लंबे इंसान हो जाते हो उसके लिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना दुनिया में और कितने लंबे लंबे लोग हैं। उसकी तरफ से तो उसकी हर समस्या का समाधान आपके पास है। उसको भूख लगी तो भी आपने सॉल्व किया, उसको पोटी आई तो भी आपने सॉल्व किया, वो कहीं जाना है तो आप लेके जा रहे हो, उसको कोई डांट रहा है तो आप उसको बचा रहे हो। आप उसके लिए इतने तगड़े हीरो हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। पता है आपको ये बात? आपको नहीं मालूम है? 360 डिग्री दिमाग के अंदर चलती है वो बातें कि ये इतना तगड़ा है कि किसी को मेरे को हाथ, मम्मी कुछ भी हो जाए, मम्मी के पास दौड़ के भागेगा वो। क्यों? बिकॉज ही बिलीव्स कि मेरी मम्मा मेरे को बचा लेगी। कितने बच्चे हैं जो अपने पापा के साथ सुबह बाइक पे या दोपहर शाम को घूमने चलते हैं और सबसे पहले अपने बच्चे पापा क्या होता, पापा उस वाली बाइक से आगे निकालो, और उसके पापा उस वाली बाइक से आगे निकालते ही ये, और उसके पापा सबसे फास्ट चलाने वाले बाइकर बन जाते हैं। आपको पता है कितने बड़ा हीरो हो जाते हैं उसके पापा उसके लिए? आपको अंदाजा ही नहीं है। उसने किसी और का हीरोइज्म देखा ही नहीं ना, सिर्फ आपका हीरोइज्म देखा है। फिर उसके बाद जब आप उसको लिखना सिखा रहे हो, तब आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लेडी हो जाते हो। दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लेडी, जो उसको हर समस्या का समाधान देगी। ठीक है? फिर उसको कोई भी दिक्कत आती है वो मम्मा के पास आता है। फिर वो क्या करता है? आप लोगों की प्रॉब्लम बता रहा हूं अब मैं। फिर वो ऐसे करता है, लिखा कर बेटा। फिर लिखता है वो, कर बेटा। होता है ना? याद है? जब तक आप बैठे हो तब तक तो वो पढ़ रहा है, जब आप नहीं बैठे हो तो नहीं पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जिस वक्त उसको लिखना सिखाया था ना, उस वक्त आपने उसको क्या थॉट दिए थे पता है? जब उसकी 5 बार उसका लिखा हुआ मिठाया था तो आप उसको यह बता रहे थे तेरे को नहीं आता कुछ भी करना। और जब आप उसका हाथ पकड़ के कर रहे थे तो आप उसको यह बता रहे थे कि मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद वो थॉट उसके अंदर पक्का हो जाता है कि ना तो मेरे को कुछ आता और ना मैं कुछ कर सकता, जो करेगी मेरी मां करेगी या मेरी मां करवाएगी। और उसके बाद वो सारी उम्र उस मां बाप के ऊपर बैठा रहता है उसके भरोसे। ये कहेगी तो जाऊंगा, ये कहेगी तो नहीं जाऊंगा, ये कहेगी तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। और फिर एक दौर आता है चौथी, 5वीं या 6ठी क्लास में या 10वीं में या 11वीं में, जब उसकी मां कहती है बहुत साल पहले पढ़ा था अब समझ में नहीं आता, अब तेरा सिलेबस नहीं समझ आता, अपनी मैडम से ही पूछियो। पहले तो उसकी सबसे बड़े हीरो बन गए और फिर काम वाली बाई। ऑब्वियस है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा उसका लिखा हुआ उसकी किताब का, तो फिर आप कौन होते हो उसके बारे में सलाह देने वाले? नाउ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। अब अपना पूरा जीवन रिकॉल करके देख लीजिए, जिसका बच्चा 7वीं में है वो भी, जिसका बच्चा 1ली में है वो भी। जब तक आपको सिलेबस समझ में आ रहा है तब तक आपकी हर बात मानी जा रही है। जैसे ही सिलेबस आना बंद हो जाता है वैसे ही आपकी बात माननी बंद हो जाती है, बिकॉज नाउ यू आर नॉट ए स्पेशलिस्ट। और हमें पढ़ाई के अलावा और कोई बात करनी आती नहीं। वो बैठा हो कुछ कर रहा हो, कुछ कर लेना, बैठ के कुछ पढ़ ही ले, इसके अलावा कुछ आता है? वो पूछ लेना, अगर मम्मा समझाते तो पढ़ ले आराम से, जो समझ आता है वो पढ़ ले, जो नहीं आता कल मैम से पूछ लेना। वी आर लाइक दैट। पता है मेरा बेटा 3 साल का होगा, जब मैं उसको गाड़ी में लेके जा रहा, जाते जाते क्या हुआ, ऐसे करके ऐसे रो रहा, मेरे को आवाज आई, मैं देखा, मैं क्या हुआ बेटा, रो रहा है बुरी तरह से। मैं कहा क्या हो गया? विन्नी, विन्नी उसका घर का नाम है। तो कहता है आप तो कह रहे थे रेड लाइट पे रुकना होता है। ओए, मैं गाड़ी रोकी, मैं कहा सॉरी बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी यार बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। इतनी बार सॉरी बोला मैंने उसे कि मेरे से गलती हो गई बेटा, मैं आगे से नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा।
जब मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता, आई हैव नो राइट्स टू टेल हिम, नो राइट्स, जीरो राइट्स, क्योंकि आपकी बात जिंदगी में नहीं मानी जाएगी। जब आप किसी के घर जा रहे हो, क्या कहते हो उससे? बेटा जाते ही आंटी नमस्ते करना, पैर पहन लेना, पैर छूना, सामान को हाथ लगाना, और खाने वाले सामान पे टूट के मत पड़ना, है ना? उसके किसी सामान को छेड़ना नहीं, ज्यादा इधर उधर मत भागना, चुपचाप आराम से खेलना, बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करनी, और आते हुए उनका कुछ उठा के तो लाना नहीं पक्का। These are the instructions। फिर हम वहां से आते हैं, रास्ते में, गाड़ी में, या फिर कहीं पर, फिर क्या कहते हैं? देखा मैंने कहा था वो ऐसी करती है हमेशा। एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आते हुए आपने दे दी, तो आपकी ही बातों का कॉन्ट्रडिक्शन उसके पास होता है कि जिसके पैर छुआए इसका मतलब वो इस काबिल था नहीं, धक्के से छुआ गए, था तो निकम्मा आदमी। खुद ही बता रहे हो ना आप उसको कि वो ऐसा नहीं है? और खुद ही आप उसको ये बता रहे हो, तो हाउ विल दे ट्रस्ट यू? आपके कहे ऊपर क्यों करें वो भरोसा? मुझे बता तो दीजिए, आप मुझ पे क्यों करें भरोसा? जैसे मैम ने बताया अभी कि ये लिविंग एग्जाम्पल हैं। मेरा बेटा जब पैदा नहीं हुआ था तो लोगों ने कहा, मैं लोगों को समझाया करता था, समझाता था ना जब, कि आप अपने बच्चे को इस तरह से क्यों ट्रीट करते हो, ये ऐसा थोड़ी ना है। तो वो कहते थे जब आपका बच्चा होगा तब पता लगेगा, जब आपके घर में पैदा होगा ना, बच्चे ऐसे ही हैं आजकल के। मैं कहता था कि चलो अब पता नहीं, जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक क्या है देखें। उसके बाद जब पैदा हो गया तो मैंने एक चीज सोची कि मैं अपने बच्चे की परवरिश ऐसी करके दिखाऊंगा जिसमें मैं उसे कभी पढ़ने के लिए ना कहूं, मैं देखूंगा क्या वो पढ़ लेगा। फिर मैंने ये सोचा कि मैं उसे पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा, तो कंपटीशन के लिए भी नहीं दौड़ाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि क्या वो जी लेगा। जैसे जीने के लिए हम बहुत सारी चीजों को बहुत जरूरत मानते हैं ना, अपना बेसिक, तो मैं ये देखता हूं कि क्या मैं उसे पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा तो क्या उसकी जिंदगी फिर भी एक इंसान की तरह ठीक हो जाएगी। और इस सपने के साथ हमने उसकी परवरिश शुरू की। शुरुआत के प्रीमेच्योर डिलीवरी था वो, मैं आपको बताऊं। प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के बाद में लोगों ने कहा कि अभी मेंटली वीक है, इसको चीजें समझ में नहीं आती, बहुत देर से समझ में आएंगी। और मैंने फिर कुछ, मेरा तजुर्बा था ऐसे ही बच्चों के साथ जो अपने अपने फील्ड में सबसे कमजोर बच्चे थे, उन्हीं के ऊपर काम करने का मेरा तजुर्बा था। उस तजुर्बे के भरोसे पर मैंने उसकी परवरिश शुरू की। और उस परवरिश के दौरान क्या हुआ कि 3 साल तक लगातार काम करने के बाद जब वो 5 साल का हुआ, तब उसने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, और वो इंडिया का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। अब आज उसके नाम पे 7 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं। उसकी कैलकुलेशंस, उसको ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं। 7 साल का था तब वो, दूसरी क्लास में, जब उसने 10वीं तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करके रख दिया था कि पापा ये तो हो गया, अब क्या करना है, अब तेरा दिल करे क्या कर ले बता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेता हूं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ले भाई। तो अब वो करता करता लगभग 1500 के करीब किताबें पढ़ चुका है वो अभी तक। और ही इज एक्चुअली नेशनल चैंपियन ऑफ 3 स्पोर्ट्स, लॉन टेनिस, स्केटिंग एंड चेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ता है, वो सारा दिन खेलता ही है। ठीक है, ये सब करने के बाद अब लोग यकीन करने लगे कि अब इससे पूछते हैं कैसे होगा, कि तुमने कैसे किया। अब इसको हम कैसे देखते हैं कि जी आपका तो अपना बच्चा था इसलिए आपने पढ़ा लिया, आप तो फिजिक्स के टीचर रही हैं, मैं फिजिक्स से हूं, फिजिक्स साइंस सब्जेक्ट से, तो कहने लगे कि इसलिए आप तो इसको करा सकते हो, जितना मर्जी पढ़ा सकते हो। मैं उनको कहूं कि मैं नहीं पढ़ाता हूं ज्यादा, लेकिन वो नहीं माने। कोई बात नहीं, तो फिर हमने क्या किया, अपने दोस्तों के बच्चे लिए और उनको तैयार किया। फिर हमने 10-15 वंडर किड पूरे हिंदुस्तान को दिए।
सारे के सारे मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो जो करनाल एरिया, जयपुर से, इंदौर से, वो सब के सब बच्चे हमने फिर एक प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आए। फिर कहने लगे कि ये तो पैदाइशी जीनियस थे। लोग क्या कहते हैं, आगे से आगे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बिकॉज क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, आप उससे बाहर नहीं सोच पाएंगे। आपका एक होराइजन है, आपकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट से बाहर सोच ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं उस चीज का कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसी भी जिंदगी होती है, ऐसा भी तरीका होता, आपको पता ही नहीं। जब जैसे आपने कहा था कि हमने तो बच्चे को सिखाया लिखना, और मैंने कहा आपने सिखाया नहीं, आपको उसको खत्म कर दिया, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप इस तरीके से उसको खत्म कर रहे होते हो बच्चे को। तो अब आपके पास दो थॉट हो गए। अगर आपके पास मल्टीपल थॉट होंगे तो उसमें से सबसे बढ़िया छांट सकते हो ना आप, लेकिन अगर एक ही थॉट के साथ जिंदगी गुजारते रहोगे तो हम उसमें से अच्छी बेटर चीज कैसे निकाल पाएंगे? आई डोंट नो। तो कहने लगे कि ये तो पैदाइशी जीनियस थे और तुमने तो इन्हीं के ऊपर काम किया। देन में 2014 में हमने फिर एक चैलेंज प्रोग्राम दिया पूरे ट्राई सिटी को, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली को। हमने उस ट्राई सिटी के प्रोग्राम में हमने क्या किया, इनवाइट किए स्कूल को, कहा कि आप अपने स्कूल का वो बच्चा दे दो जिसको आपका एजुकेशन सिस्टम सबसे डफर कहता है, सबसे निकम्मा, सबसे वाहियात, सबसे जिद्दी और सबसे कम नंबर लाने वाला वो बच्चा दे दो। हमने ऐसे बच्चे लिए 20 स्कूलों से, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो। और हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम, फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। तो इस प्रोग्राम को 18 बच्चों ने कंप्लीट किया। सबसे कमजोर बच्चे, और हमने कंडीशंस क्या रखी पता है आपको? हमने वो कंडीशंस रखी जिसमें ना तो कोई पेरेंट घर जाके पढ़ाएगा, ना ही पढ़ने के लिए कहेगा, ना ही कुछ समझाएगा, ना ट्यूशन रखेगा, ना हेल्प करेगा। वो कुछ पढ़े ना पढ़े मेरी जिम्मेदारी। मैंने ऐसा कह के सब बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। 18 बच्चों ने वो ट्रेनिंग कंप्लीट करी, 2 बीच में छोड़ गए थे। सबसे कमजोर बच्चे थे, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स मैंने चूज किए थे। और 1 साल के बाद यू विल बी सरप्राइज टू नो 18 के 18 बच्चों ने स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100। I don't talk about more than 90%. I don't talk about more than 95%. I talk about 100%. 18 के 18 बच्चों ने 100% स्कोर कर लिया। मैं लोगों के सामने गया और ऐसे ही लोगों से मैंने पूछा, अच्छा अब बताइए, अब इन 18, अब मान लीजिए मैं इस पूरे स्कूल के सारे बच्चों को एक ऐसी टेक्निक दे दूं जो सबके सब 100 में से 100 नंबर ले जाएं, फिर कहां लेकर जाओगे उनको, जरा बताइए? कहां एडजस्ट करोगे फिर? आपके शहर में जितने स्कूल हैं ना, उन स्कूलों के सिर्फ टॉपर बच्चे ले लो आप, एक बच्चा टॉपर एक क्लास से, या टॉप के 3 ले लो। और मेरे गांव में, मेरे आसपास जितने गांव हैं, जितने भी स्कूल हैं मान लीजिए हिंदुस्तान में, उनके टॉप 3 बच्चे ले लो और उन सब की एक मीटिंग कराओ। ये टॉपर 3 हैं, क्या आपके सिस्टम के अंदर वो काबिलियत है कि वो टॉप के 3 बच्चों को भी एडजस्ट कर सके? है क्या? टॉपर धक्के खाते हुए देख ही रहे होंगे आप। क्या जो टॉपर्स हैं, आपकी क्लासेस, आपके स्कूल में भी तो टॉप आए होंगे बच्चे जब आप पढ़ते थे, आपके कॉलेज में, स्कूल में, क्या वो सारे टॉपर्स खुश हैं अपनी जिंदगी से? एक आधा टॉपर तो सुसाइड भी कर गया होगा। है ना? हो क्या रहा है? 40 बच्चे क्लास के अंदर हैं, एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है और 39 के ऊपर प्रेशर है कि तेरे को वहीं पहुंचना है। वो 39 के पेरेंट पता क्या कहते हैं मैडम से? मैडम बस आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दोगे ना, इतने भी कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा वो पता ही नहीं। करवाना क्या चाहते हो पता है?
कुछ भी पता है, कुछ भी। मेरे को फोन आता है, यार देवेंद्र, हाँ भाई, यार स्कूल में एडमिशन करा, करनाल में कौन सा स्कूल सबसे बढ़िया है? मैं उससे पूछता हूं तेरे को क्या चाहिए स्कूल से? बस अच्छा सा हो। अरे भाई अच्छा को क्या, किसको तुम अच्छा कहते हो? मैं कहा मैं तो उस स्कूल को अच्छा कहता हूं जहां कुछ भी पढ़ाई ना होती हो। अब तुम बता। नहीं नहीं यार पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा कैसी पढ़ाई? बस अच्छी पढ़ाई हो। अरे तो क्या करवाना क्या चाहते हो भाई? अरे बस पढ़ लिख के कुछ बन जाए। क्या बन जाए? कुछ तो बनेगा यार, इंसान तो बनेगा ही ना। कुछ बन जाए। और वो कुछ क्या है? बस कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अच्छा अच्छा, इसका मतलब स्कूल में भेजने का मकसद नौकर बनाना है। ओ दैट्स, मतलब आपने पैदा ही नौकर बनने के लिए किया अपने बच्चे को, नौकरी कराने के लिए? या सर्वाइवल के लिए नौकरी इतनी जरूरी है कि जिनके पास नौकरी नहीं है वो जी नहीं सकते, उनको जीने का हक नहीं है? इज दैट सो? आप क्या सोचा है हमने बैठ के कभी कि जो ये इंसिडेंट हमने शुरुआत में बात की थी और जो ये हालात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? आप में से कितने लोग माइग्रेटेड हैं इस शहर में, जो किसी और जगह से थे और वो यहां आ गए? मुझे लगता है ये दिल्ली जो शहर है ये ऐसे ही लोगों से मिलके ऐसे लोगों का बसाया हुआ है जो बाहर से आए हुए हैं। वो क्यों आए थे यहां? अगर उसकी जड़ में जाएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं दो चीजें मिलेंगी, एक नौकरी और एक एजुकेशन। या तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यहां आए हैं या उनको नौकरी यहां ज्यादा बढ़िया मिली है। तो क्या यहां पर रहने वाले इंसानों की जिंदगियां बेहतर हैं? मुझे तो मतलब अजीब ही किस्म के लोग लगते हैं सारी जगह। मैं तो जब यहां आता हूं मैं सोचता हूं ये रह कैसे रहते हैं यहां पर, और वो रह रहे हैं। कमाल की बात ये है, हुआ क्या, गांव के अंदर जब किसी के बच्चे को पढ़ाई अच्छी नहीं मिली तो वो अपने बच्चे को, अगर उसके पास पैसा था या उसको समझ आ गया, तो वो अपने बच्चे को लेके शहर आ गया, अपने अपने को लेके, और अपने गांव को और अपनी जड़ों को वैसा ही छोड़ाया जैसा था। वो ये कहते हैं यहां पे कुछ नहीं रखा और निकल लिया वहां से। वहां पे बदलने के लिए कभी गया ही नहीं वापस। गए क्या? तो उनको कौन संभालेगा? जिन जड़ों ने आपको पाला है उन जड़ों को आपने देखा ही नहीं मुड़कर, इसलिए वो खोखले होते चले गए और आप यहां भरते चले गए। एक फ्लोर के ऊपर अगला फ्लोर, फिर अगला फ्लोर, फिर कबूतर खाने बनते चले गए घरों के, और आपने फिर ऐसी जिंदगी बना ली। और हर कोई फिर ये कहता हुआ नजर आता है आसपास। आप देखोगे ना, टीचर जो टीचिंग कर रहे हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं टीचर नहीं बनना बड़ा होके। जो पुलिस में है वो कहता है पुलिस में नहीं जाना। जो बिजनेस में वो कहता है बिजनेस नहीं करना, कुछ अच्छा सा करना। हर कोई ये जो कर रहा है वो कहता है ये नहीं करना, कुछ अच्छा करना है। उसको यही समझ में नहीं आता वो कुछ अच्छा क्या होता है। More than 95% people are not happy with the work they are doing. जिस आदमी को पता ही नहीं है खुशी क्या होती है, क्या किसी और को खुश देख सकता है वो? या किसी और की खुशी का उसको अंदाजा हो सकता है कि खुशी किसको कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता। 5 साल का था मेरा बेटा, इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड, एक सबसे छोटा यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बनाने का खिताब जीत लिया उसने, और अखबारों में और टीवी में आने लगा। हफ्ते भर के बाद आते ही रोने लगा मुझे, मतलब मेरे साथ, मेरे को हक करके, पापा मेरे को स्कूल नहीं जाना। क्या हुआ बेटा? मेरे फ्रेंड्स मेरे से बात नहीं करते, मेरे को मारते हैं, मेरे को धक्का देते हैं। क्यों? कहते तू गंदा है। तू तो गंदा नहीं है बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत क्या है? वो कहते हैं तेरी वजह से हमारी मम्मी हमको पीटती हैं कि अगर यशस्वी कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता।
उसके कौन सा 4 हाथ है, उसके कौन सा तुमसे ज्यादा तेज दिमाग है। मेरा बेटा पूरी क्लास ने एक्सक्लूड कर दिया, मेरे दिमाग में थॉट आया मैं अपने अकेले बच्चे को कैसे पालूंगा आइसोलेटेड होम में। उसको बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उसके बाद से मैंने मीडिया वालों को हाथ जोड़ लिया, भाई मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा अपने बच्चे का, मेरा बेटा दिखाने की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी उस वजह से दूसरे बच्चे उससे कटने लग गए। मैंने इस समस्या में, मैं सरकारी नौकरी में था, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने शहर छोड़ दिया, मैं करनाल छोड़कर चंडीगढ़ चला गया कि मुझे इस शहर में नहीं रहना। और चंडीगढ़ में जाके उसको एक नेचुरल बच्चे की जिंदगी देनी शुरू की कि अब तू फ्री है, तूने बताना नहीं किसी को तेरे को कुछ आता जाता है। उसका एक MH1 का इंटरव्यू था, उसमें बोलते हैं तेरी क्लास के बच्चे तेरे से आगे पूछते नहीं तेरे को इतना सारा सब कुछ आता है? कहते नहीं तो। कहते क्यों? कहते किसी को पता ही नहीं मेरे को आता है। अब मैं किसी को बताता ही नहीं मेरे को आता है। फिर सब खेलते हैं उन्हीं की तरह, हरकतें करके, उन्हीं की तरह रो के, उन्हीं की तरह जिद करके, उन्हीं की तरह करके, एंड नाउ ही इज हैप्पी चाइल्ड। क्योंकि वो अकेला जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो बाकी की पूरी क्लास उससे कटने लग गई। मुझे एक दिन मुझे लगा कि यार अपने वाले बच्चे को मैं इतना इंटेलिजेंट बना दिया, उसको लेकर कहां जाऊंगा, मेरे को समझ नहीं आया। कहीं उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, ओ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। तो मैंने उसे बोला भाई बात सुन, 2 कंडीशन है तेरी पढ़ाई की। बोला क्या? मैं कहा एक तो डेट शीट डिक्लेयर होने के बाद पढ़ेगा नहीं, डेट शीट डिक्लेयर होने के बाद किताबें बंद, कि तेरे पेपर मान लो 1 हफ्ते बाद पेपर है, डेट शीट दे दी मैम ने, उस दिन के बाद से किताबें बंद। दूसरा, जो मैम ने लिखवाया है वो नहीं लिखना पेपर में, बस कुछ भी लिख के आ। और यही वजह है कि वो कभी टॉप नहीं किया उसने, कभी अपना स्कूल में कोई क्लास टॉप नहीं की उसने। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैथ्स ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, साइबर ओलंपियाड जो NSO कराता है, चारों ओलंपियाड में लगातार 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर है वो। बिना किसी तैयारी के, एवं ही। एक दिन आके कहता है मुझे, पापा जी मैं उसको स्कूल से लेके चला। मैं कहा हाँ, आज एडवांस वाला पेपर था हमारा मैथ्स का। मैं कहा अच्छा, फिर कैसा रहा? 2 क्वेश्चन छोड़ आया। आते नहीं थे या टाइम कम था? कहते नहीं नहीं आते भी थे और आधे टाइम में पूरा हो गया था पेपर तो मेरा। मैं कहा फिर छोड़ क्यों आया? तो मैंने सोचा सारे गोल्ड मेडल मैं ले लूंगा, बाकी बच्चे क्या लेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने गाड़ी रोकी, पीछे बेल्ट खोल के मैंने पीछे की तरफ फेस करके उसको जफ्फी पे, मैं कहा जफ्फी दे यार। और उस दिन मैंने उसे बोला बेटा आज के बाद तू सारे कंपटीशन से पार हो गया, अब मेरे को तेरे को जो देना था वो दे दिया। आई डोंट वांटेड यू टू बी एक्सक्लूडेड, लाइक तुम दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। ऐसा बच्चा, ऐसी परवरिश हम देते रहेंगे, बाहर मत जाइए उठा के ले जाएंगे, चोट लग जाएगी। व्हाई आर यू गिविंग सो मच इनसिक्योरिटी टू हिम? मैं उसको रोडवेज की बस में भेज देता हूं कि आज तेरे को करनाल से आना है अकेले। अकेले कैसे आऊंगा? मैं कहा पैसे ले लियो, टिकट ले लियो, कंडक्टर को बोल दियो मेरे को वहां उतारना है, मैं उतर जाना। फिर एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा एक काम करियो, वो इस बस से आ रहा है, तेरे को अमरजीत बिठाने आएगा और तू उसके पीछे वाली सीट पे बैठ जाइयो, और तूने उसको बताना नहीं है कि तू जानता है, और क्या करना है कि उसको कुछ दिक्कत होए तो सपोर्ट करना, नहीं तो उसको कुछ नहीं कहना तूने। तो वो बैठ के आ गया मस्त एकदम। अब उसको कहीं कहा जाना है कि यार उधर जाना है, कहता हाँ चला जाऊंगा, कहीं भी भेज दो। ही इज जस्ट 12 year old। विश्वास तो करना सिखाइए उसको कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी हमने बना दी है, क्योंकि हम बुरे बना दिए गए। क्यों? क्योंकि बचपन से एक ही बात गई, वहां मत जाना, ये हो जाएगा। ही इज बिलीविंग कि मेरे अलावा सारे बुरे हैं। उसको यकीन ही नहीं है कि अच्छाई नाम की चीज होती है। फिर ऊपर से तेरे को नहीं कुछ भी आता, तू तो कुछ नहीं करता, एंड ही बेसिकली उसकी एग्जिस्टेंस कहां है बताइए आप। एक बच्चा स्कूल आ रहा है, जो आप स्कूल का भेजने का शेड्यूल देख लीजिए आप उसका,
सुबह उठते ही तैयार होना शुरू करता है, स्कूल पहुंचते ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे आप देखते हो स्कूल के अंदर दे आर नॉट फ्री टू, मतलब एकदम से मैं बताऊं आपको, स्कूल में घूमने के लिए मस्त नहीं है वो मतलब दे हैव टू वॉक इन लाइन, उनको लाइन में चलना पड़ता है, यू नो। लाइन टूटनी नहीं चाहिए, मैडम खड़ी होती है एक उधर लेकर के ऐसे करके, मतलब आप ऐसी लाइफ दे रहे हो आप अपने बच्चों को ना। स्कूल से जाते ही फिर ट्यूशन, होमवर्क, सो मेनी थिंग्स आर देयर, फिर मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर, कॉम्पिटिशंस, ओलंपियाड्स, प्रोजेक्ट्स, है ना, और फिर रात डेली। किसी दिन छुट्टी होती है तो आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर वो निकल लो। मुझे बोलते हैं बच्चे को ना टाइम देना चाहिए। अच्छा बताओ कैसा टाइम देना चाहिए, कैसे देते हो आप टाइम? पापा जब बच्चे को टाइम देते हैं कैसे देते हैं? बैठते ही सबसे पहले परफॉर्मेंस पूछते हैं, नंबर पूछते हैं, और ये डिक्लेयर कर देते हैं तेरे से नहीं होता कुछ भी, ठीक है? नहीं तो आके टीवी देखने लग जाओ, नहीं तो कैसी लाइफ। और ये मैं आपको बताऊं, दिस इज हैपनिंग विद मोर देन 90% किड्स। वो किस टाइम उठेगा, किस टाइम सोएगा, किधर पढ़ेगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी डिक्लेयर हम लोग करते हैं कि तू नहीं करता। चीज तो आसान है, क्योंकि ना हमारे बच्चों को जवाब देना नहीं आता। क्यों? क्योंकि संस्कारों के नाम पे हमें उनकी जबान को बांधना आता है कि जबान नहीं लड़ाएगा, तो वो जवाब देना सीख लेना अगर। और जैसे ही आप कहो कि बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, अगर वो पूछने लग जाए ना अच्छा आप क्या बने, बोल देते हैं ना, वो मेरे लेक्चर सुन लेते हो कहीं ना कहीं। हाँ, आप क्यों नहीं बन के दिखाया? हाँ, क्लास घर के अंदर आप देखेंगे उसको क्या लग रहा है कि सिर्फ मुझे पढ़ना पड़ रहा है, उसके लिए पढ़ना काम है, पढ़ना उसके लिए काम है, ही इज नॉट एंजॉइंग। सबके कितने कितने किनके पापा इंजीनियर डॉक्टर हैं? इतने से लोग हैं, 5%, 2% लोग होंगे जिनके पापा इंजीनियर डॉक्टर और मैनेजर्स टाइप के होंगे। मुझे नहीं लगता। मैक्सिमम पॉपुलेशन इज लिविंग जस्ट के वो रोटी की लड़ाई में दौड़ रही है ज्यादातर लोग ना, और वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे उनसे बेहतर बने, और उनको लग रहा है कि ओनली मनी एंड द गुड जॉब इज द ओनली वे एंड दिस इज द की टू सक्सेस। हमें ऐसा लगता है। बट जब आप देखते हैं कि जिस इंसान ने 900 आईएएस तैयार किए वो खुद सुसाइड कर लेता है, जब आप देखते हो खुद आईएएस सुसाइड कर लेता है, देन एक थॉट आता है कि फिर किस लिए बना था भाई? अगर वो हैप्पीनेस का सोर्स नहीं था, अगर वो मूल मंत्र नहीं था, तो इसका मतलब गलत रास्ते पर थे, इसका मतलब तो ठीक नहीं सोच रहे थे, इसका मतलब तो हमें रीथिंक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार क्या गलतियां हो गई जिनको सुधारना है, और कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? एक एक बंदे को लगना पड़ेगा सुधारने के लिए। अगर आप ये सोचते हो दिस इज नॉट योर जॉब, देन बात समझ लीजिए, अगर आपके अगले पड़ोसी के घर का बच्चा सुसाइड कर रहा है तो वो आपके बच्चों को भी बता रहा है कि एक तरीका ये भी है जिंदगी से पीछा छुड़ाने का, पढ़ाई से पीछा छुड़ाने का। अगर आपका अगला पड़ोसी का बच्चा गालियां दे रहा है या वो मारपीट कर रहा है या उसके हाथ में बंदूक है, तो गोली कब आपके वाले को लगेगी पता भी नहीं चलेगा। वो अगर इंजेक्शंस ले रहा है तो वो इंजेक्शन आपके वाले की नसों में भी एक दिन आएगा, पक्का, डेफिनेटली। एंड दैट इज व्हाई मैं आप लोगों के बीच में हूं कि कम से कम एक थॉट और ये आपको दे दूं कि सिर्फ अपने वाले के बारे में सोचने से काम नहीं चलने वाला। यू विल हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन। गांव का अगर पुराना इतिहास उठा के देखोगे ना, तो किसी भी बच्चे को गांव का कोई भी आदमी चपेड़ लगा देता था, कुछ भी डांट देता था। रीजन क्या था कि वो जो चपेड़ मारता था उसका ना तो अपना कोई स्वार्थ होता था, ना ही उसके अंदर कोई जेलसी होती थी।
बाद में इन थप्पड़ों के असर उल्टे इसलिए होने शुरू हुए क्योंकि जो आदमी मार रहा था उसके अंदर गुस्सा था। जब आप अपने बच्चे को इरिटेट होकर के पीटते हो, उसी दिन अपने बच्चे से अलग हो जाते हो, जब आप खुद इरिटेट होते हो। इसका मतलब वो जो थप्पड़ों की टेंडेंसी तो वही है ना, वो जो मारने वाले की इंटेंशन है ना, क्योंकि इंटेंशन को कौन पकड़ता है? या तो नादान बच्चे या जानवर, ये पकड़ सकते हैं। जिन्होंने बोलना सीख लिया वो नहीं समझ सकते दिमाग को। जिन्होंने बोलना नहीं सीखा, जो बच्चे हैं, जो मासूम से बच्चे, घर में कोई नेगेटिव इंसान आता है जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, उसी टाइम मारना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा। इस तरह से पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इस थॉट पे काम करना पड़ेगा कि आपका बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, वो पूरी सोसाइटी का है, और पढ़ाने का काम आपका नहीं है, सोसाइटी का काम है, कम्युनिटी का काम है। ऐसे बच्चे पैदा करना जो सोसाइटी को चाहिए। आपको क्रिमिनल्स चाहिए क्या? आपको रेपिस्ट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो दूसरे जिस टाइप के बच्चे चाहिए वो पैदा करो। कैसे करोगे? आपको बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। कैसे पैदा हो वो बच्चे? जो आपका बच्चा है ओरिजिनली, वो खुश कैसे रहे, इसके ऊपर बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। बैठ के सिर्फ कोसना पड़ेगा। कैसे कोसते हैं अपन लोग? टीचर कह देगा हमारे पास तो सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे आता है जी, बाकी तो घंटे 16 घंटे आपके पास ही रहता है। हम क्या सिखाएं? हमें तो सिलेबस कराने की इतनी टेंशन होती है, ऊपर से सीसी ने मार दिया है जी। ठीक। पेरेंट क्या कहता है? हम फीस किस चीज के नाम की देते हैं जी आपको? आपकी ज्यादा मानता है जी, हमारे तो मानता ही नहीं। अच्छा, फिर कुल मिला के फिर क्या होता है? पेरेंट टीचर मीटिंग पे आपको 2 ही 4 डायलॉग को मिलते हैं। इसमें दिमाग तो है जी, पर करता नहीं है। ठीक है, ये बस बाकी सब जगह दिमाग चलता है जी, पढ़ाई पढ़ाई में नहीं चलता। या फिर बेटा थोड़ी सी मेहनत करो बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता किसी को भी, यू नो। लाइक हम एक भरोसे में जी रहे हैं कि शायद इस बार, शायद इस बार, और फिर यही चलता रहता है। हमें पता ही नहीं हम कहां जा रहे हैं। पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। टोटली डायरेक्शनलेस दौड़ रहे हैं, टोटली। वी डोंट नो द पर्पस ऑफ स्कूल, स्कूलिंग, टीचिंग, पेरेंटिंग। क्यों पैदा किए हमें यही नहीं पता। या तो वंश चलाने के लिए कर दिए, या फिर बुढ़ापे में सिक्योरिटी के लिए कि बूढ़े होंगे तो हमारी ये करेंगे, बचपन में हम कर रहे हैं तो अब ये बड़ा होकर करेंगे, सिर्फ अपने लिए। सिर्फ इतने स्वार्थी है कि हम उनको डॉक्टर भी इसलिए बनाना चाहते हैं कि ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे तो बुढ़ापे में हमारी बीमारी का खर्चा उठा लेंगे। सो बेसिकली गलती क्या हो रही है हमसे कि हम लोग चीजों को उस वे में नहीं समझ पा रहे जिस वे में कुदरत ने हमको बनाया है। और इस मुद्दे पर बातचीत बहुत है करने को। मतलब मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो मैं अभी तक शुरू भी नहीं हुआ हूं। असली बात पर तो मैं बात अभी मैंने शुरू भी नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इस बात के लिए मेंटली तैयार नहीं थे कि हमें यहां टाइम लगाना है। आपको लगा था स्कूल ने एक भेज दिए चिट्ठी, चल जाए आते हैं, देखाते हैं कौन है। अब आपको पता लगा कि ये तो यार स्पेशलिस्ट है। अब पता लगा यार बच्चे को लेके भी जाना है, छुट्टी भी होने वाली है, पेपर चल रहे हैं। आपको पता लगा यार फलाने को भी टाइम दिया हुआ है, घर में गेस्ट भी आने वाले हैं, एंड सो ऑन, है ना। ऐसी दिक्कतें आज मेरे ख्याल से हो सकती हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं, देखिए मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा था कि जिस तरह से बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, हर तरह के समागम होते हैं डिस्कस करने के लिए, क्या हम बच्चों पे डिस्कस करने के लिए एक एजुकेशन पे समागम नहीं कर सकते, जिसमें हम पूरा दिन और पूरी रात वहीं रेजिडेंशियल किसी स्टेडियम में खुले में हम एक डिस्कशन का एक ऐसा पैनल जिसमें जिंदगी के हर पहलू के ऊपर लंबी चर्चा हो। इज दैट सो? कौन कौन तैयार है?
देखो जो तैयार है उसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 10 आदमी लाने होंगे अपने साथ। नहीं, उसका रीजन बता रहा हूं। उसका रीजन ये है कि आपको तो चीजों का पता लग गया, लेकिन आसपास के जो 10 लोग हैं वो तो उस चीज पे, उस थॉट पे काम कर ही नहीं रहे ना। वो तो उस एंगल से सोच ही नहीं रहे कि ये इंसान का बच्चा है। वो तो इस बात को मान ही नहीं रहे ना कि इंसान के बच्चे के साथ इंसान के बच्चे का कैसा कंपटीशन। शिकार थोड़ी करने चले हैं घर से कि तू ज्यादा खा जाएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। अगर हम इस थॉट पे काम करें कि कैसे हम हर बच्चे के लिए वो इंतजामात करें कि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी ले, कैसे हम उस मुद्दे पर बात करें कि हम हर बच्चे के बारे में वैसा प्लान कर ले कि जो उसको कुदरत ने बनाया है वो उसको प्रोवाइड कर दें और उसके बेसिस पर उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें। इस लेवल पे जाके हम बात करेंगे, हमें पता लग गया तो हम उस एंगल पे काम करना शुरू कर देंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता ना करना क्या है। मैंने अभी 5 गांव गोद लिए हैं हरियाणा में। मैं वहां एजुकेशन के अंदर ऐसा काम कर रहा हूं, वो मैं अपने एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं, अपने रिस्क लेकर के, कि 5 गांव में एक कंप्लीट लूप बना रहा हूं एजुकेशन का, सेल्फ सस्टेन्ड एजुकेशन सिस्टम, कि जब बच्चा 12वीं पास करे उसे पता हो मुझे क्या करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, उसको वहां तक सिखाना, बात खत्म, छुट्टी, अब जाओ कमाओ, आराम से करो, एंड यू आर फ्री टू डू। और देन सोसाइटी की ये ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो हम लोगों से इसलिए बात कर रहा हूं, आपसे इसलिए बात कर रहा हूं, यू आर सो लक्की, मतलब सो लक्की कि आपके पास मनीष सिसोदिया जैसा एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है जो सोच रहा है आपके बच्चों के बारे में। मतलब इस बंदे को मैं बता रहा हूं, सुरेंद्र जी को जैसे ही पता लगा कि मैं आ रहा हूं, ही सेड कि कहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, मैं भी आऊं, क्या करोगे? मनीष जी ने बोला है कि वहां कोई प्रोग्राम हो रहा है, देखो कुछ अच्छा हो जाए तो बच्चों के लिए। मतलब लाइक दैट, कैन यू बिलीव कि देयर इज समवन, बिना पॉलिटिकल विल के नहीं पॉसिबल था, लेकिन एक इंसान जो करने को तैयार है, सिर्फ आपकी तैयारी चाहिए अब उसके लिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। और ये तैयारी तब होगी जब हम अपने घर का कूड़ा अगर उठा के बाहर फेंक देंगे, आंधी आते ही, तूफान आते ही फिर अंदर आएगा वो, तो हमें सब कुछ साफ करना पड़ेगा। हमें लोगों की मानसिकता के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक भी बच्चा रह गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया, कहते हैं एक बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया, लाइक काइंड ऑफ। तो जैसे ही हम किसी को नहीं छोड़ सकते, मैं चाहता हूं अब अगर आपके स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर इंदर मलिक ने अगर ये इनिशिएटिव लिया आप लोगों के लिए, मतलब ही वाज लाइक, मैं जब इनसे मिला था एक बार यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग मिले थे, वहां हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। तो मैं डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि ही इज ऑल्सो विलिंग कि कुछ बच्चों का हम कुछ पॉजिटिव स्कूल के अंदर कर पाए। तो यू नो हम उस लेवल पे जा नहीं पा रहे बिकॉज हम लोगों को बता नहीं पा रहे कि ये क्यों जरूरी है। बिकॉज आप स्कूल के मालिक हैं जनाब, आप स्पेशलिस्ट थोड़ी है ना बच्चों के, आपकी बात कही हुई क्यों मानेंगे? वो टीचर हैं, वो एम्प्लॉय हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज हम स्पेशलिस्ट की बात मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि मैं क्योंकि लिविंग एग्जाम्पल हूं, वंडर किड ऑफ इंडिया का पापा हूं, मैंने एजुकेशन में वो काम करके दिखाए हैं जो दुनिया कहती है दिस इज नॉट पॉसिबल, और मुझे लगता है इसलिए लोग मेरी बात सुनते हैं और लंबे सुनते हैं। मेरा लॉन्गेस्ट सेशन 9 घंटे का चला। हम सिर्फ लोगों को यही बता रहा हूं मैं कि लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। मैं उस दिन हरियाणा से भी बुलाऊंगा, मैं उस दिन जहां जहां से लोग आना चाहते हैं वहां से बुलाएंगे। हम हर जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। जो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं ये चाहता हूं आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कराया होगा, जो लोग आए हुए हैं यहां पर, आप कम से कम अपने रजिस्ट्रेशन के आगे स्टार लगवा जाओ जाते हुए, जो लोग चाहते हैं कि आप लोग इस मिशन के अंदर इसका हिस्सा बनना चाहते हो, मतलब पार्टिसिपेट भी करना चाहते हो। बिकॉज इसका फायदा क्या होगा, मैं आपको एक चीज इसका फायदा ये बता रहा हूं, जितना आप ज्यादा मुझे सुनोगे, क्योंकि स्टेज पे सुनना एक अलग बात होती है, मुझे बहुत सिलेक्टिव बोलना पड़ता है और ये सोच करके बोलना पड़ता है कि ऑडियंस के पास कितना टाइम है। बट व्हेन यू विल बी पार्ट ऑफ दिस, कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे, देन यू विल हैव टू एक्ट, मतलब एक्टिवली, सिंपली ना। तो आपको जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत, जब मैं ट्रेनिंग दूंगा तो 30-40 घंटे जब उस बच्चे का पूरा ब्रेन आपके सामने होगा, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने होगा कि कुदरत ने इसे क्यों बनाया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के एक इंप्रेशन ही अलग होगा उस बच्चे का। आप जो देना चाहते हो उससे कई गुना उसको दे पाओगे। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला। हमें पहले लोगों को, जैसे आज हम बैठे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के थॉट, दूसरे थॉट तो आए होंगे आज
कि नहीं आए? नहीं आए? नहीं आए, मना कर रहे हैं। हाँ जी, पॉजिटिव। देखिए क्या है, आपको दूसरे थॉट अगर आए हैं तो हम इसके ऊपर जब आगे फ्यूचर में जब हम चर्चा करें तो हमें पता हो कि कौन कौन पेरेंट जो हैं वो एक्टिवली इसके अंदर काम करना चाहते हैं। काम मतलब हमने कुछ नहीं कराना। जब हम जैसे इस तरह की मीटिंग है तो हम आपको बुला लेंगे कि आप वहां पर भी आके सुनिए, क्या पता यहाँ पे कुछ अलग बोल दिया, वहां पे कुछ अलग बोल दिया। या फिर जब मान लीजिए हम कोई बड़ा इस तरह का समागम कर रहे हैं, मेरे पास कोई इंप्लॉइज की लिस्ट तो है नहीं है भाई, हम वॉलंटियरली वहां पे कुछ करें कि हम इस पूरे के पूरे जब तो कौन कौन लोग हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट किसी भी तरह से कर सकते हैं। बाकी जो लोग साथ हैं बहुत बढ़िया हैं, जो नहीं है तो भी अपन तो अपने मिशन में हैं कि मेरा अकेले का बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आपकी भी है और आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। तो लेट्स ज्वाइन हैंड टुगेदर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगला जब आपके पास इंफॉर्मेशन आए, क्योंकि आप लोगों के पास तो स्पेशल कॉल जाएगी स्कूल से या मैसेज जाएगा, आपका अलग से नंबर नाम आज आ चुका है, तो आपको तो कम से कम एक बंदे को 10 बंदे लेकर आने हैं। और जब आपके पास कॉल जाए तो प्लीज सच बताइएगा, 5 ला रहे हो, 2 ला रहे हो कि कल्ले आ रहे हो, एम ही मत बोल देना। और अपने साथ कम से कम अपने पार्टनर को जरूर लेके आइएगा, बिकॉज यू आर नॉट दी मतलब ओनली पर्सन जो डिसाइड करने वाला है घर में। तो इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली डिस्कस करेंगे, उसके एक एक प्रॉब्लम का रीजन ढूंढेंगे और सोल्यूशन ढूंढेंगे, और स्कूल क्या कर सकता है और आपको क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं मदद, हम सबका क्या रोल होगा वो हम उसके अंदर डिसाइड करेंगे। एज अ होल हम इस सिस्टम को, इस तरीके को कैसे चेंज कर सकते हैं कि हर बच्चा अपनी जिंदगी को खुशी से बिता सके, ना कि बहुत सारे पैसों के लालच में। दैट्स द माय टारगेट। थैंक यू वेरी मच। पेंसिल वाला क्या बोल तो दिया था, बता तो दिया, वो कॉन्फिडेंस एंड ऑल वो सब कुछ आ तो गया। कौन कंपलसरी करेगा? मम्मी करेगी, स्कूल थोड़ी करेगा। जब स्कूल ने फाइन लगाना शुरू कर दिया तो आप लत्ते पाड़ दोगे, एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी डाल दोगे। हाँ जी, फादर सीरियस नहीं होते ना इस चीज को लेके, तो घर से निकाल दो उनको। सीरियस ही नहीं है भाई, पैदा करने का क्या मतलब हुआ सीरियस ही नहीं हो तो अगर बच्चे की बने। रीजन बीइंग उनको दे बेसिकली क्या है, आप अपनी ड्यूटी को समझ रहे हो कि आपको जाना है, और उनको पता है कि जाके वही सुनने को मिलेगा, यू कैन डू बेटर। आप अगले देखिए आज के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा, आप उनको बोलिएगा कि डॉक्टर बलारा जब भी आएंगे मैं अपनी 10 सहेलियों को लाऊंगी, तुम 10 अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ, एंड दैट विल बी रियली लाइफ चेंजिंग। बिकॉज हम फिर लंबी बात करेंगे, 5-6 घंटे फ्री होके आइएगा फिर उस दिन। ठीक है जी, हाँ, थैंक यू। Thank you so much for enlightening us, sir. एक बात याद आ रही है, जब हम छोटे थे घर में एक ही बात सुना करते थे, बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो वो सांझे किस सेंस में यूज होता था वो आई थिंक सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई यहाँ पे याद कर पाता होगा। मासी, दादी, नानी, दादा, चाचा जो भी आता था ठुकाई करके जाता था, राइट। एवरीवन वाज टीचिंग वैल्यूज टू अस बेसिकली, बिल्कुल सेल्फलेस होके, और वही बात है जो सर ने हमारे आगे रखी है। तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए हम लोग इमोशनल होके, पॉजिटिव होके नहीं सोच सकते, वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन अराउंड हियर। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस, सर।